तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। व्हाइट शेड के एपिसोड 58 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा बेखा जो होता है जैसे ही वहाँ पर जैंग मासू को मारकर बाहर निकलता है तो बाहर उसकी वोनचेंग की पूरी आर्मी खड़ी होती है। वो सारे डार्क शैडो सोल्जर्स उसका रास्ता रोकते हैं और हमारा बेखा उन लोगों से कहता है कि अगर अभी यहाँ पर से भाग जाओगे तुम सभी को जिंदा छोड़ दूंगा, वरना तुम सभी लोग मेरे हाथ से मरने वाले हो। तो वो सभी लोग जो होते हैं उनके अंदर लालच आ जाती है और वो सोच रहे होते हैं कि अगर जैंग मासू मर चुका है तो जैंग मासू की जगह के ऊपर हम लोग जहाँ पर जैंग मासू बन सकते हैं, यानी उसकी जगह हम ले लेंगे, हमें बस एक बंदे को मारना है। तो सभी लोग अपनी तलवारें उठा लेते हैं और हमारा बेखा कहता है कि इसका मतलब यह है कि तुम सभी ने अपना फैसला कर लिया है, तो फिर ठीक है, तुम सभी लोग इतनी आसानी से नहीं जाने वाले, तो फिर तुम सभी लोग मरने के लिए तैयार हो जाओ। तो वो सब जो होते हैं वहाँ पर सोच रहे होते हैं कि ये हम पर कैसे अटैक करेगा, ये अकेला और हम इतने ज़्यादा लोग हैं। लेकिन साथ ही आसमान का रंग वहाँ पर काला हो जाता है। जब अंधेरा हो जाता है तो वो सभी लोग और भी हैरान होते हैं हमारे जोखा की तरफ देख कर के बेखा के पास वहाँ पर एक बड़ा सा रेड कलर का मून अपीयर होता है और हमारा बेखा जहाँ पर अपनी मून क्लीविंग स्लैश टेक्निक को यूज़ करने लगा है। ये वही टेक्निक है जो कि उसके मास्टर ने एक बार यूज़ की थी। तो हमारा बेखा फाइनली जहाँ पर इस टेक्निक को पूरी तरह से परफॉर्म करने में कामयाब हो चुका है। तो बेखा इसी के साथ ही अपनी तलवार को घुमाता है और सभी को एक ही झटके में मार डालता है। तो यहाँ से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें दिखाया जाता है भाभी जी का। तो भाभी जी जो होती है उनके पास लेटर पहुँचता है, उन्हें पता चलता है कि जैंग मासू मर चुका है। तो वो कहती है कि ये क्या उस लड़के ने तो वाकई में कर दिखाया, ये तो इम्पॉसिबल था। जैंग मासू इस वक्त एम्परर की गद्दी के ऊपर बैठा हुआ था। वो मिंग एम्पायर के पैलेस के अंदर घुसकर जाकर उसने जैंग मासू और साथ में उसकी वोनचेंग की आर्मी के सभी लोगों को मार डाला। ये तो बहुत ही हैरानी की बात है। तो ओकजी कहती है कि मुझे इतना पता है कि बेखा के पास कोई भी हेल्पर नहीं था, वो अकेला गया था। तो क्या वाकई में उसने अकेले ये सब कुछ किया होगा? जैंग मासू और उसके सारी की सारी आर्मी को क्या उसने अकेले मारा होगा? कहीं ऐसा तो नहीं है कि जहाँ पर जैंग मासू कुछ ज्यादा ही अपनी पावर को शो ऑफ करवा रहा था, लेकिन असल में वो इतना स्ट्रॉन्गर था नहीं। तो उसके दरवाजे के ऊपर नॉक होती है तो एक बंदा वहाँ पर अंदर आता है। तो एक लड़का होता है, एक यंग लड़का उसके पास आता है और साथ ही उसके सामने आकर कुछ चीज़ रखता है। तो वो उसे कहती है कि ये क्या है, तुम क्या लेकर आए हो? तो वो लड़का उसे कहता है कि मैं काफ़ी देर से दरवाजे के बाहर आकर खड़ा हूँ, मैंने दरवाजे पे नॉक भी की, लेकिन तुमने मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया है। जहाँ पर किस किस्म की न्यूज़ को पढ़ रही हो कि तुम्हारा ध्यान मेरी तरफ बिल्कुल भी नहीं गया। तो वो उसे कहती है ब्रदर तुम कब यहाँ पर आए? फिर साथ ही वो लोग बाहर आकर बैठ जाते हैं जहाँ पर बच्चे खेल रहे होते हैं। तो वहीं पर बैठे बैठे वो अपने भांजे की तरफ देखता है और कहता है कि देखो टाइम कितनी तेज़ी के साथ गुजर रहा है। ये बेबी जियोंग तो कितना बड़ा हो गया है, इतना बड़ा हो गया है कि अब यहाँ पर 3 साल का हो चुका है, 3 साल गुजर चुके हैं। तो मैडम ओकजी उसे कहती है कि जैंग बेग सैम मुझे बताओ कि तुम यहाँ पर करने के लिए क्या आए हो? क्या तुम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर अपने भांजे से मिलने के लिए तो नहीं आए होगे? तो वो उसे कहता है कि मैंने तुम्हें जो बॉक्स दिया है इसके अंदर एक बहुत ही खास किस्म की जिनसेंग है। मैं चाहता हूँ कि इसे बॉयल करने के बाद मेरे भतीजे को खिला देना, यानी कि इसे उसको बॉयल करने के बाद जब खिलाओगी तो इसके साथ उसकी एनर्जी काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ेगी और वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनेगा, यानी स्ट्रॉन्ग लड़का बन जाएगा। अब जबकि मैं उसका मामा हूँ तो मामा होने के नाते मैं उसके लिए इतना तो कर ही सकता हूँ ना। अब मुझे पता चला है कि तुमने बेखा के साथ भी एक डील कर लिया और तुमने इस लड़के को तुमने उसे यहाँ पर कहा है कि वो इसका अंकल बन जाए, यानी कि अगर वो इसका चाचू बन जाएगा तो वो इसके लिए कुछ ना कुछ तो ज़रूर करेगा, यानी कि उसे इसकी मेन फैमिली में वापस ले जाने का काम तो करेगा ही। लेकिन इसका मामा होने के नाते मैं पीछे कैसे रह सकता हूँ? ओकजी उसे कहते हैं कि छोड़ो इन बातों को, मुझे यहाँ पर सीरियस बात बताओ कि डिमोनिक सेक्टर की मूवमेंट्स के बारे में बताओ। क्या च्योंगहाई के लोग यहाँ पर इस वक्त कुछ ऐसा कर रहे हैं जो कि चिंता वाली बात हो? तो उसका ब्रदर उसे कहता है कि हाँ ये बात वाकई में चिंता वाली है, लेकिन क्या हम लोग यहाँ पर पहले अपने भांजे के बारे में बात नहीं कर सकते? तो ओकजी उसे कहती है कि माय लॉर्ड मैं यहाँ पर एक सीरियस बात कर रही हूँ। तो ये लड़का जो है ये हाउ फैक्शन का सेक्टर मास्टर भी है, यानी हाउ फैक्शन का लीडर भी यही लड़का है। तो वो उसे कहती है कि मैं सीरियसली एक लॉर्ड होने के नाते तुमसे पूछ रही हूँ, तो मुझे सीरियसली बताओ। तो वो उसे कहता है अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ पर सीरियसली बताता हूँ जो कुछ भी हुआ है। फिर साथ ही उसे कहता है कि वो लड़का सॉन्ग बैग जिसके बारे में तुमने बताया था वो लड़का वहाँ पर गया, जैंग मासू को मार डाला और उसके सभी के सभी साथियों को भी मार डाला। मैं खुद भी वहाँ पर गया था। वहाँ पर जाने के बाद जब मैंने ये सीन देखा तो ये बड़ी हैरान करने वाली बात थी कि जैंग मासू की जितनी आर्मी थी वो सभी लोगों की बॉडीज जो थी वो 2-3 हिस्सों में नहीं बल्कि कई हिस्सों में कटी हुई थी। उनकी बॉडी में से कुछ तो ऐसे थे जिनमें से एक एक की बॉडी के 30-30 हिस्से हो चुके थे। जरा खुद सोचकर देखो इतने टुकड़े उसने कैसे किए होंगे। उसने किसी बहुत ही खास किस्म की टेक्निक को यूज करके उन सभी लोगों को डोंगचेंग की आर्मी को अनाइलेट किया है। मैं तो यहाँ पर ये सोच रहा था कि ये किसी एक इंसान का काम नहीं बल्कि कई 100 लोग लगे होंगे ऐसा करने के लिए, लेकिन ये वाकई में एक इंसान का काम है। तो ओकजी सोच रही होती है कि इसका मतलब यह है कि बेखा वाकई में स्ट्रॉन्ग हो चुका है। तो वो उसे कहती है कि हाँ वो सॉन्ग बेक लड़का वो तो एक मॉन्स्टर की तरह है, जहाँ पर भी वो जाता है वहाँ पर लाशों के ढेर लगा देता है। और इस बार वो कहाँ पर जाने वाला है? मुझे लगता है कि उसका कोई ना कोई टारगेट तो जरूर है, वो किसी जगह के ऊपर तो जाएगा ही। उस लड़के की एज तो मेरी एज के बराबर ही होगी, लेकिन इसके बावजूद उस लड़के के स्किल्स जो है वो एक टॉप क्लास के मास्टर के बराबर पहुंच चुके हैं। अब जबकि वो मेरे भांजे का अंकल है और उसने यहाँ पर इतना बड़ा कारनामा किया है, तो इसी वजह से मैं यहाँ पर अपने भांजे के लिए स्पेशल जिनसेंग लेकर आया हूँ। अगर तुम इसे ये खिलाओगी तो इसे ये स्ट्रॉन्गर बनेगा और उसे बताना कि तुम्हारे मामा तुम्हारे लिए स्पेशल ये चीज लेकर आए हैं। अब सिर्फ और सिर्फ उसका चाचा ही खास तो नहीं हो सकता ना, उसका मामा भी खास
होना चाहिए। फिर साथ ही वो लड़का उठकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है फिर खैरी मुझे अब जाना पड़ेगा क्योंकि मुझे बहुत ही जरूरी काम करने है और मेरी बात याद रखना कि इस जिनसेंग को बॉईल करने के बाद इस लड़के को खिलाना, ऐसे खिलाने से इसका कोई फायदा नहीं होने वाला। तो अक्जी उसे कहते हैं कि अच्छा अच्छा ठीक है मैं ऐसा ही करूंगी। फिर साथ ही उसे कहती है मुझे एक बात तो बताओ कि जैंग मासू तो मर चुका है और जैंग मासू के मरने के बाद अब यहाँ पर उसकी जगह के ऊपर कौन बैठने वाला है, क्या हम लोग यहाँ पर इस सब में कोई इन्वॉल्वमेंट्स कर सकते हैं? तो वो कहता है नहीं, सब में हमारी कोई इन्वॉल्वमेंट्स नहीं है, ना ही हम लोग इस सब में कुछ कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट में ऐसा ही चलता है, अगर एक मर गया है तो उसकी जगह दूसरा लेने के लिए तैयार बैठा होता है, एक मंत्री मरेगा तो उसकी जगह दूसरा मंत्री आ जाएगा, तो तुम्हें इसके लिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी यहाँ पर जैंग मासू हमारा बहुत ही बड़ा वेंडर था, वो हमारे पास से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन खरीदता था जिसकी वजह से हमें काफी फायदा होता था, लेकिन अब जबकि यहाँ पर जैंग मासू मर चुका है तो उसकी जगह कोई और लेगा और हम लोग उसके साथ डीलिंग कर लेंगे, इसलिए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमारे धंधे के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन मुझे यहाँ पर ज्यादा चिंता मा जियोंग हाई की हो रही है। मा जियोंग हाई जो कि इस वक्त डिमोनिक आर्मी का जनरल है, इस वक्त सेंट्रल प्लेन्स में जितने भी डिमोनिक सेक्टर की तरफ से मिशन हो रहे हैं वो मा जियोंग हाई ही कर रहा है। यहीं पर से नेक्स्ट सीन हमें फिर से दिखाया जाता है योंग का। तो योंग बुरी हालत में, जख्मी हालत में भागता हुआ आ रहा होता है, साथ ही वो कह रहा होता है कि मा जियोंग हाई के लोग वहां पर क्या कर रहे थे, क्योंकि जिस जगह के ऊपर गया था, जिस मर्चेंट गिल्ड में अपनी मार्शल आर्ट्स की बुक को लेने के लिए गया था, वहां पर मा जियोंग हाई के लोगों ने पहले से जाल बिछा कर रखा हुआ था ताकि जो भी वहां पर पहुंचेगा उसे पकड़ा जा सके। उन्हें असल में यहाँ पर इस व्हाइट जेड स्वॉर्ड की तलाश है और पिछले कई सालों से व्हाइट जेड स्वॉर्ड को ही ढूंढ रहे हैं। तो जब ये वहां पर पहुंचा व्हाइट जेड स्वॉर्ड लेकर तो उन्होंने इसके ऊपर अटैक कर दिया और ये वहां से बुक चोरी करके भाग आया है। तो लेकिन अभी भी यहाँ पर ये सेफ नहीं है क्योंकि रास्ते में अभी भी मा जियोंग हाई के बहुत सारे लोग इसका पीछा कर रहे होते हैं, यानी डिमोनिक सेक्टर के बहुत सारे लोग इसका पीछा कर रहे होते हैं। उन लोगों ने इसके ऊपर एरोस के साथ अटैक किया था जिसके ऊपर पॉइजन था, उसको चिलबू पॉइजन कहा जाता है और बहुत ही खास किस्म का पॉइजन है जिससे किसी की मार्शल एनर्जी यानी कि उसकी जो इंटरनल एनर्जी है उसको ब्लॉक किया जा सकता है। तो वो लोग कहते हैं कि चाहे ये लड़का कितना ही स्ट्रगल क्यों ना कर ले, लेकिन इसका क्या फायदा, एंड के ऊपर ये लड़का हमारे हाथ से मरने वाला है। हमें इस लड़के को बीजिंग में पहुंचने से पहले मारना होगा, कहीं ऐसा ना हो कि ये बीजिंग में पहुंचकर मदद हासिल कर ले। तो वो सभी लोग जो थे अपनी अपनी तलवारें निकालते हैं और कहते हैं कि हमें यहाँ पर और ज्यादा वेट करने की जरूरत नहीं है, इस लड़के को मार डालते हैं। इसके पास से व्हाइट जेड स्वॉर्ड और साथ में वो स्पेशल मार्शल आर्ट्स की बुक लेते हैं और यहाँ पर से निकल चलते हैं क्योंकि मा जियोंग हाई इस वक्त हमारा वेट कर रहे होंगे। और इसी के साथ वो सभी लोग जंप करते हुए नीचे उतरते हैं और उसका पीछा करना स्टार्ट करते हैं, जबकि हमारा योंग सोच रहा होता है कि ये तो बहुत ही बुरा है, मेरी नजर धुंधला रही है, लगता है कि उस पॉइजन का असर होता जा रहा है, उस पॉइजन के असर की वजह से अब मैं यहाँ पर गिरने वाला हूँ। मुझे हर हाल में इस बुक को अपने सोंग क्लैन में वापस लेकर जाना होगा, वहां पर जाकर बेखा की सीक्रेट जगह के ऊपर इसे छुपाना होगा क्योंकि मेरा छोटा भाई बेखा मुझे ढूंढता हुआ उस फैमिली में जरूर पहुंचेगा। मुझे पूरा यकीन है वो जिंदा है और उस जगह के ऊपर पहुंचकर अब अपनी सीक्रेट बॉक्स को ओपन करेगा तो उसे ये बुक मिलेगी। मैं चाहता हूं कि अगर मैं मर भी जाऊं तब यहाँ पर मेरा छोटा भाई सोंग फैमिली को आगे बढ़ाए। मेरे फादर ने मुझे एक मिशन दिया था और मैं यहाँ पर ये करके रहूंगा। और ऐसी वो थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो उसके सामने वहां पर डिमोनिक सेक्टर के लोग नीचे उतर आते हैं और कहते हैं कि चुपचाप ये व्हाइट जेड स्वॉर्ड और व्हाइट जेड मार्शल आर्ट्स की टेक्निक हमारे हवाले करो, अगर तुम ये चीजें हमारे हवाले नहीं करोगे तो हम तुम्हें बहुत ही दर्दनाक मौत देने वाले हैं। लेकिन हमारा योंग जो था अपनी तलवार निकालता और कहता है कि मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा, कमीनों तुम सभी लोग मेरे हाथ से मरोगे, और चिल्लाता हुआ उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 58 का एंड होगा।